हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। ये हमारी एनसीईआरटी की सीरीज़ है और यहाँ पर हम आज एनसीईआरटी को डिटेल में पढ़ेंगे और बहुत ही आसान भाषा में, जिससे कि हमें हर चीज़ हर पॉइंट आसानी से समझ में आ सके और इसको हम अपनी खुद की आम लाइफ से जोड़ते हुए पढ़ेंगे। और यहाँ पर हमारा मकसद ये रहता है कि हम आपको एनसीईआरटी का जो निचोड़ है, निचोड़ मतलब कि जो कि इम्पॉर्टेंट इसके जो पॉइंट्स हैं उसको हम आपको अच्छे से समझा सकें, जिससे कि आपका जब भी कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह का कैसा भी आए एग्ज़ाम में तो आप उसे आराम से कर पाएँ, आपको वो कठिन ना लगे। क्योंकि जब भी हम किसी भी पढ़ाई को अपने आसपास की चीज़ों से जोड़ते हुए पढ़ते हैं तो वो हमें पढ़ाई नहीं लगती, वो हमें बहुत ज़्यादा आसान चीज़ लगती है। जैसे हम अपने आम लाइफ में जीते हैं हंसते खेलते, वैसे ही हमें हमारे लिए पढ़ाई भी बन जाती है। ठीक है, तो अभी जो हम एनसीईआरटी की जो किताबें आपको पढ़ा रहे हैं उसमें हमारी 2 सीरीज़ चल रही हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में क्या चल रही है, हमारी 2 सीरीज़ चल रही हैं। एक तो है कि हम आपको डिटेल्ड चैप्टर्स पढ़वाते हैं और दूसरा है कि हम उन्हीं जो हमने डिटेल में पढ़ाया है उनके एमसीक्यूज़ बनाकर आपको वहाँ पर आपका एक तरह से क्विक रिवीजन के लिए एमसीक्यूज़ भी हो जाते हैं। तो ये 2 सीरीज़ चल रही है हमारी, तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। और ये जो हमारा जितना भी जो हमारा ये जो एनसीईआरटी का जो मटेरियल है, हर चीज़ जो है वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के बच्चों के लिए है। किसी को भी कहीं पर भी कोई भटकने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि ये पूरी पढ़ाई आपकी हम यहाँ पर क्लास नोट्स के द्वारा करवाते हैं। अब क्लास नोट्स जो है ना, उसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पर आपको सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो होते हैं आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, ठीक है ना, और आपके अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हो तो भी, कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो भी, ये क्लास नोट्स आपके हमेशा ही काम आने वाले हैं। जब भी आप इनको रिवीजन करोगे तो ये आपकी शॉर्ट में रिवीजन हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपको पूरी किताबें फिर से पढ़नी पड़ेंगी लाइन लगा कर, कभी मानो कि मिस हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना, और चैप्टर को पढ़ाते हुए भी बीच बीच में हम आपको बहुत सारी अलग इन्फॉर्मेशन भी देते हैं, तो आप वो भी यहाँ पर अपने नोट्स में उनको जो है ऐड करते चलिए। और अभी हमारा पहला टारगेट है कि हम लोग यहाँ पर ज्योग्राफी से हमने स्टार्ट किया है, यानी भूगोल से स्टार्ट किया है। और क्लास 6 जो है वो हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है ज्योग्राफी की, इसका डिटेल्ड भी पूरा हो चुका है और इसके एमसीक्यूज़ भी पूरे हो चुके हैं। और अभी हमारी क्लास 7 ज्योग्राफी चल रही है, यानी क्लास 7 की भूगोल चल रही है। ठीक है, इसके साथ साथ डिटेल्ड के साथ साथ इनके एमसीक्यूज़ भी हम टाइम टू टाइम लाते रहते हैं। तो हमारी इस सीरीज़ को ज्वाइन ज़रूर करिए, जिससे कि आपके जो फंडामेंटल्स हैं वो अभी से क्लियर होने शुरू हो जाएंगे और आपको आगे जाके जब कंपटीशन की आप तैयारी करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और इस वीडियो को पूरा देखें। चलो अब चैप्टर 7 हम लोग शुरू करते हैं ज्योग्राफी का। ये है हमारा चैप्टर नंबर 7। अब इस चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है ह्यूमन एनवायरनमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, यानी मानवीय पर्यावरण। अब देखो, पर्यावरण हमने एनवायरनमेंट पहले भी आपको पढ़ा चुके हैं, है ना, तो यहाँ पर अब हम उसे ह्यूमन की ज्योग्राफी से जोड़ते हुए देखेंगे कि ह्यूमन के आसपास की पर्यावरण कैसा है, एनवायरनमेंट कैसा है ना, और उसकी बस्तियाँ कैसी। अब एनवायरनमेंट में क्या आएगा, उसकी बस्तियाँ आएंगी, और क्या आएगा, उसका परिवहन मतलब ट्रांसपोर्ट वगैरह आएगा, और कम्युनिकेशन आएगा उसका। क्योंकि हम जो है, आप खुद सोचिए, हम क्या करते हैं, हम सेटलमेंट मतलब बस्तियों में ही तो रहते हैं, है ना, स्कूल कॉलेजेस जाते हैं तो ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं, है ना, कभी रिक्शा में जाते हैं, 3 व्हीलर में जाते हैं, बसेस, कार, इन सब में जाते हैं। और संचार यानी कम्युनिकेशन, इसको भी हम बहुत यूज़ करते हैं, इसको तो मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, ये हमारी क्लास 7 है, याद रखना है, क्लास 7 का 7 चैप्टर है ये। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं। अब देखो, अब शुरू में क्या होता था, जब प्रारंभिक मानव जो था, यानी कि जो एंशियंट मैन था, आपको पता होगा कि जब शुरू में ह्यूमन था तो वो उसका जो भोजन था, मतलब फूड था, क्लोथ्स, वस्त्र, और उसके आवास जो था वो पूरी तरह से किस पर निर्भर था, वो हमारे नेचर पर निर्भर था, यानी प्रकृति पर ही निर्भर था। लेकिन टाइम के साथ साथ क्या हुआ कि इन सभी चीज़ों में डेवलपमेंट हुआ कि नहीं हुआ? कैसे हुआ
कि उसने घर बनाने शुरू कर दिए, उसने खेती बनानी शुरू कर दी है ना। मानव ने, मैं मानव की बात कर रही हूँ या ह्यूमन की बात कर रही हूँ, हम लोगों ने क्या करा कि खेती बाड़ी करनी शुरू कर दी, ठीक है, खाने की अलग अलग चीज़ें उगानी शुरू कर दी, घर बनाने शुरू कर दिए। जैसे यहाँ पर हमने लिखा भी है, यहाँ पर फसलें उगानी शुरू कर दी। और ये सब जो हुआ, ये सारा काम कहाँ हुआ? नदी और घाटियों के निकट हुआ, ठीक है। अब जब उसने ये करा तो धीरे धीरे क्या हुआ? यातायात और संचार के जो बेहतर साधन हैं वो आते चले गए। अब यातायात में कैसे? जैसे कि शुरू में क्या होता था? घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, फिर क्या आई? साइकिल आ गई, फिर कुछ और आ गया है कि नहीं, फिर रिक्शा आ गए, फिर ट्रक, रेल, एरोप्लेन्स, ऐसे सब कुछ आते चले गए। तो हम वैसा ही डेवलपमेंट फेज़ वाइज इस चैप्टर में भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पहला क्या है कि पहले सेटलमेंट को हमने समझ लिया है कि सेटलमेंट कैसे हुआ, कि सेटलमेंट हुआ हमारा नदियों के आसपास हुआ। अब नदियों के आसपास क्यों हुआ ये बताओ ज़रा, अभी इसको भी जान लेते हैं कि नदियों के आसपास क्यों हुआ। देखो, नदियों के आसपास इसीलिए हुआ, क्यों? क्योंकि जब भी कोई भी इंसान है ना, ये देखो हमने इसको ऐसे ड्रॉ करके समझ लेते हैं कि नदी के पास माना है कि यहाँ पर ये नदी है, ठीक है। अब जब नदी होगी तो उस नदी के ही आसपास की जो लैंड होगी, जो भूमि होगी, वो क्या होगी? वो फर्टाइल होगी, उपजाऊ होगी, ठीक है। होगी नहीं होगी? उपजाऊ। और वहीं पर उस मानव को, मतलब हम लोगों को, जब पुराने ज़माने की बात हो रही है, जब कोई डेवलपमेंट नहीं था, तो वहीं पर उसको ज़्यादा क्या मिला? ज़्यादा उसको उपजाऊ भूमि मिली, वहीं पर उसकी फसलें भी अच्छी होगी, ठीक है ना। और जहाँ उसकी फसलें अच्छी होगी ना, तो वहीं पर उसने अपने घर बनाने शुरू कर दिए। तो जो भी सभ्यता डेवलप हुई, ठीक है, तो वो कहाँ हुई? वो नदियों के किनारे ही हुई, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वहीं की आसपास की जो भूमि थी, जो लैंड थी, वो उसकी फर्टाइल थी। तो वहाँ पर उसने क्या करे? अपने घर बनाने शुरू कर दिए। क्यों? क्योंकि उससे पहले जो उसका जो तरीका था जीने का, वो क्या था कि ह्यूमन जो था, मानव जो था, वो पेड़ों के ऊपर रहा करता था, ठीक है। किसके ऊपर रहा करता था? या तो पेड़ों के ऊपर रहता था, या फिर वो गुफाओं में रहा करता था। अब देखो, उसको भी पेड़ और गुफाओं में रहने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि बहुत बारिश आती थी, कभी बहुत धूप हो रही है, तूफ़ान आ रहे हैं, साइक्लोन्स आ रहे हैं। तो छुपने के लिए वो इंसान जो था, पुराने ज़माने में इंसान या तो गुफाओं में छुपता था या फिर पेड़ों पे था। पेड़ों पे क्यों था? शिकार करने के लिए, ठीक है ना। क्योंकि पेड़ों पे छुपकर वो बैठ जाया करता था, और नीचे कोई भी अगर जानवर आ रहा है, ठीक है, तो उसका तुरंत क्या कर लिया उसने? चुपचाप से शिकार कर लिया, दबे पाँव, ठीक है। तो पहले इस तरह का जीवन था, ठीक है। अब धीरे धीरे उसके अंदर क्या हुआ? उसके अंदर दिमाग आता रहा, दिमाग का डेवलपमेंट होता रहा। तो उसने क्या करा? अपनी फसलें उगानी शुरू कर दी। अब फसलें उगानी कहाँ शुरू कर दी? कि जहाँ की लैंड जो थी, भूमि जो थी, जो फर्टाइल थी। और फर्टाइल कहाँ की थी? जहाँ पर नदियाँ थी। तो फिर क्या हुआ? तो नदियों के ही आसपास क्या हुआ? हमारे सिविलाइजेशंस डेवलप हुए, मतलब कि सभ्यताएँ डेवलप हुई। जैसे कि हमारे एरिया में, जैसे इंडिया के आसपास का जो एरिया है, वहाँ पर सबसे जो फेमस सिविलाइजेशन है वो कौन सा है? इंडस वैली सिविलाइजेशन। आप सबको पता भी होगा, है ना। इंडस वैली नाम का सिविलाइजेशन, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता। इसी तरह से अगर हम दूसरे एरियाज़ की बात करें, टिग्रिस रिवर होगी, नील रिवर होगी, हुआंगहो रिवर होगी, इनके आसपास भी बहुत सारी सभ्यताएं जो हुई वो क्या हुई? डेवलप होती चली गई, ठीक है। अब अगर इन बस्तियों की ही हम लोग बात करें, इन बस्तियों की अगर हम बात करें, तो ये बस्तियां कैसी होती हैं? स्थाई और अस्थाई। स्थाई और अस्थाई का मतलब क्या है? कि परमानेंट सेटलमेंट और टेम्पोररी सेटलमेंट। अब देखो, परमानेंट वर्ड से ही पता चल रहा है कि मतलब परमानेंटली यहाँ पर कोई इंसान जो है वो रह रहा है। बस्ती जो है वो परमानेंट है, कोई भी मौसम हो, कैसा भी वेदर क्यों ना हो, इंसान जो है इन परमानेंट सेटलमेंट में वो परमानेंटली रहेगा। तो यहाँ पर क्या आ गया? स्थायी सेटलमेंट, बस्तियों की बात आ गई। अब देखो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर हम सिंपली क्या बोलेंगे कि लॉन्ग पीरियड टाइम के लिए वो रह रहा है। अब लॉन्ग टाइम के लिए रहेगा तो अपने यहाँ पर घर भी वो बनाएगा, बिल्ट हाउसेस, ठीक है ना। क्योंकि घर कहाँ बनाया जाता है? इंसान कहाँ घर अपना खुद का घर बनाकर कहाँ रहता है? जहाँ पे वो परमानेंटली रहता है। और अगर हम अपनी खुद की आम लाइफ से वैसे ही देखें ना, तो देखो, जब किराए पे मकान लेते हैं तो वो कुछ समय के लिए लेते हैं, क्योंकि जब तक इंसान की कमाई अच्छी नहीं होती तो वो किराए पर कभी एक मकान, कभी दूसरा मकान, तो परमानेंट नहीं होता। तो वो क्या हो गया? तो वो टेम्पोरेरी हो गया। तो जब भी उसने अपना खुद का घर बना लिया,
उसके पास पैसे इकट्ठे हो गए, अपना खुद का घर खरीद लिया, तो क्या हो गया, परमानेंट सेटलमेंट हो गया, ठीक है ना। अब ये तो मैंने आम भाषा में आपको ऐसे ही समझाया है अपनी आम लाइफ से जोड़ते हुए, ठीक है ना। तो देखो जो हमारे जो पूर्वज थे उनके घर कैसे थे, उनके घर परमानेंट थे, उनके यहाँ तो ये सिस्टम था ही नहीं किराए वाला, ठीक है ना। कि गांव में जिसकी जो ज़मीन होती है दादा परदाताओं की, पूर्वजों की, वो पीढ़ी दर पीढ़ी वो चलती रहती है। तो इसी तरह के सेटलमेंट को हमने क्या बोला, परमानेंट। ये मैंने आपको सिर्फ एक समझाने के लिए बोला है, ठीक है, परमानेंट और टेम्पोररी का मतलब समझाने के लिए बोला है। लेकिन यहाँ पर हम ये ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं तो वो ह्यूमन से रिलेटेड पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर परमानेंट का मतलब है कि जहाँ पर मानव जो है वो लॉन्ग टाइम के लिए रहा, ठीक है। तो ये हो गया कि वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहा और जहाँ पर उसने अपने घर बनाए, ठीक। अब देखो घर बनाए हिंदी में पढ़ लेते हैं इसको। बस्तियां जो लंबे समय के लिए बनाई जाती हैं और इन बस्तियों में लोग रहते हैं और यहाँ पर घर बनाते हैं, ये घर है, ठीक है। तो वो क्या हुआ हमारा, ये हुआ परमानेंट यानी स्थायी सेटलमेंट। अब देखो, अब जो जगहें हैं, जो बस्तियाँ, पहले यहाँ पर पढ़ लेते हैं इसको। ये देखो जो टेम्पोररी है, अस्थाई में क्या है कि जो कि शॉर्ट टाइम पीरियड ऑफ के लिए, मतलब बहुत ही कम टाइम के लिए है। अब बहुत कम टाइम के लिए कहाँ पर होगा, जैसे कि डीप फॉरेस्ट हो गए, हॉट या फिर कोल्ड डेजर्ट हो गए, माउंटेन्स हो गए, ठीक है ना। तो वहाँ पर इंसान थोड़े कम टाइम के लिए रहता है। घने जंगल, गर्म और ठंडे रेगिस्तानी या पर्वतों में जो होते हैं वो अक्सर अस्थाई बस्तियां होती हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, सीजनल माइग्रेशंस होते हैं, आपको पता भी होगा, है ना, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, ऋतु प्रवास बोलते हैं, सीजनल माइग्रेशंस। ये पॉइंट नहीं लिखे हैं, ये आप खुद लिखते चले जाइए। सीजनल माइग्रेशन, जैसे कि मैदानी इलाकों से लोग कहाँ चले जाते हैं, पहाड़ी इलाकों में चले जाते हैं जब जब गर्मियाँ आती हैं। क्योंकि उन लोगों को थोड़ी सी टेम्परेचर जो है वो यहाँ का सूट नहीं करता, तो वो क्या करते हैं, वो पहाड़ों पर चले जाते हैं। और जब यहाँ पर सर्दियाँ पड़ जाती हैं, क्योंकि पहाड़ों पे ज़्यादा सर्दियाँ पड़ती हैं, आपको पता ही होगा, तो वो अपने जानवरों को लेकर कहाँ जाते हैं, नीचे की तरफ आ जाते हैं, जहाँ पे कि हरी भरी घास होती है, पेड़ पौधे होते हैं, खाने का सामान जानवरों के लिए और मानव दोनों के लिए बहुत ज़्यादा होता है। तो वो क्या होता है, यहाँ पर इस प्रोसेस को हम लोग माइग्रेशन बोलते हैं, यानी सीजनल माइग्रेशन। हिंदी में बोलें तो ऋतु प्रवास करते हैं। तो इस तरह के सेटलमेंट को अस्थाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अस्थाई। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मानव एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है सीज़न के अकॉर्डिंग, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग जा रहा है, सीज़न के अकॉर्डिंग जा रहा है। तो ये हो गया अस्थाई बस्तियाँ। चलो, तो ये समझ में आ गया। अब जैसे हम इसको अब अगर अपने उससे ही जोड़ें कि जब भी गर्मियाँ वगैरह होती हैं तो हम क्या बोलते हैं, चलो पहाड़ों पे घूम के आ जाते हैं, है ना, नानी या दादी के घर चले जाते हैं, मौसी के घर चले जाते हैं। तो वहाँ पे भी हमारा क्या हो गया, थोड़े दिनों के लिए माइग्रेशन हो जाता है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि हमें थोड़ा सा चेंज चाहिए होता है, हमें वहाँ पे थोड़ा सा मस्ती करनी होती है अपनी नानी के घर, दादी के घर। तो हम उससे उस चीज़ को जोड़ कर देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पर तो पूरा उसका जीवन ही टिका होता है कि वहीं पर उसे खाना मिलेगा, भोजन मिलेगा, अनुकूल वातावरण मिलेगा, टेम्परेचर मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टेम्पोररी सेटलमेंट। अब देखो इसी सेटलमेंट को हम अगर और थोड़ा और खोल कर देखें तो ये दो तरह के होते हैं। वो कैसे होते हैं, एक है स्कैटर्ड, स्कैटर्ड मतलब है प्रकीर्ण, ठीक है, और दूसरा है कॉम्पैक्ट। तो पहला स्कैटर्ड और दूसरा है कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट मतलब है सघन बस्तियाँ, दो तरह की हैं ये। अब प्रकीर्ण का मतलब क्या हुआ, स्कैटर्ड मतलब जहाँ पर छितरा छितरा है, फैला फैला, ठीक है, दूर दूर दूर। दूर दूर का मतलब है कि यहाँ पर जो घर बने हुए हैं वो दूरी दूरी पर हैं, ठीक है ना, घिच पिच नहीं है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो घर बने हुए हैं वो घिच पिच नहीं है। अब ऐसे घर देखो ज़्यादातर कहाँ मिलते हैं, आपने सीरियल, मूवीज़, इन सब में भी देखा होगा ये डिफरेंस कि जो रूरल एरिया होते हैं, ग्रामीण बस्तियाँ होती हैं, वहाँ पर स्कैटर्ड होते हैं, वहाँ कभी घिचपिच होती है, नहीं होती। बहुत ज़्यादा खुली जगहें होती हैं, खेत हो गए, है ना, नदियाँ हो गई, पहाड़ हो गए, यही तो दिखाते हैं गाँव में जब हम टीवी वगैरह देखते हैं। और अपने खुद के अगर हम गांव में भी देखें, जब हम जाते हैं गांव में, तो वो शहरों से बहुत ज़्यादा खुले होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर और बहुत बड़े बड़े एरिया में ये
फैले होते हैं। तो इन बस्तियों के जो लोगों के घर होते हैं दूर दूर होते हैं, व्यापक क्षेत्र में फैले होते हैं। जैसे कि पहाड़ों में अगर तुम देखोगे ना घर जाकर, तो पहाड़ों में बहुत दूर दूर घर होते हैं। एक घर यहाँ हो गया, फिर बहुत दूरी पर जाकर यहाँ हो गया। ये तो सिर्फ डायग्राम में छोटा सा दिख रहा है, लेकिन रियलिटी में जाकर अगर देखोगे तो दूरी पर होते हैं। ऐसे घने जंगलों में भी जो लोग रहते हैं वो दूरी दूरी पर ही रहते हैं, ठीक है ना। अति विषम जलवायु में, अति विषम जलवायु जैसे कि रेगिस्तान हो गया, डेजर्ट हो गया, कोल्ड डेजर्ट, लद्दाख हो गया, वहाँ घिच पिच नहीं है, वहाँ दूर दूर है सारा। तो ये मैं आशा करती हूँ आपको समझ आ गया होगा कि प्रकीर्ण बस्तियाँ कौन सी हैं, जहाँ पर कि लोगों के घर जो हैं वो एक दूरी पर हैं, ठीक है ना। और अगर उसका उल्टा देखें, कॉम्पैक्ट सेटलमेंट देखें, सघन बस्तियाँ, तो भैया वो तो अर्बन सेटलमेंट में है, शहरी बस्तियों में है, वो शहरी बस्तियाँ होती हैं। अब देखो अर्बन सेटलमेंट, हम में से कईयों ने देखा है कि अर्बन में क्या होते हैं, जो कॉलोनीज़ होती हैं, है ना, एक घर के साथ ही दूसरा घर लगा होता है तुरंत, ठीक है ना। उसकी सीढ़ी हमारी सीढ़ी मिली हुई है, ठीक है ना, उसके आंगन का वो खिड़की यहाँ खुली हुई है। या फिर अगर तुम बिल्डिंग्स में देखोगे तो बिल्डिंग में एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक होता है, ठीक है। तो ऐसी ही घिचपिच जो है अब हर शहर में हो चुकी है। तो ये तो बहुत ही ईजी है, हमने अपने आसपास के ही उससे देख लिया कि दो प्रकार के हमने देख लिए हैं। एक हमने देखा है गाँव का, जिसे हम बोलते हैं स्कैटर्ड सेटलमेंट, और एक है कॉम्पैक्ट। ये तो नॉर्मल सी बात है कि शहर में सघन बस्तियां होती हैं, यानी बहुत कॉम्पैक्ट है, बहुत ज़्यादा घिचपिच है, कोई हवा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ठीक है ना। एक के ऊपर एक के ऊपर लोग रह रहे हैं। पहले फिर भी लोगों के घर जो थे गलियों में थे कि एक एक मंजिला था, लेकिन अब क्या हो गया, अब उन्हीं मंजिलों के ऊपर बिल्डिंग बिल्डिंग बिल्डिंग, अब तो ये स्ट्रक्चर बन गया है। तो ये तो कुछ समझने वाली बात मुझे नहीं लगता कि है ये, ठीक है। तो स्कैटर्ड, प्रकीर्ण और सघन बस्तियाँ में डिफरेंस आपको पता चल गया होगा, ठीक है। अब देखो, अब और देखते हैं, अब आगे है हमारा, अब है रूरल एरियाज़ के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। अब देखो रूरल एरियाज़ का मतलब है कि जो गांव के एरियाज़ हैं, है ना, गांव के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर जो लोग हैं अपने हाउस कैसे बनाते हैं, अपने घर बनाते हैं, इस तरह से बनाते हैं कि उनको वो एनवायरनमेंट सूट करे। मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने पर्यावरण के अनुकूल अपने घर बनाते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो इंडिया है, देखो इसको यहाँ समझ लेते हैं यहाँ पर। अब देखो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो इंडिया है वहाँ पर, ठीक है ना, हर स्टेट में गांव है, आपको पता होगा, ठीक है ना। ये पहाड़ी इलाका है, आपको पता है, ये मैदानी इलाका है, ठीक है, ये कोस्टल एरिया है, ये वाला पूरा तो तटीय क्षेत्र जिसे बोलते हैं, ये रेगिस्तानी इलाका है ना, ये पठारी इलाका है, ऐसे ही तो है। अब वहाँ पर हर स्टेट में हर ऐसे जो फिज़िकल डिवीज़न हो रखा है, तो वहाँ पर अलग अलग तरह का मौसम है, जलवायु अलग है, तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर घर बनाए जाते हैं। और घर क्या कहाँ पर होते हैं, वो गांव में होते हैं। तो अब देखो अगर इसको हम लोग देखें ना, तो एक चीज़ है यहाँ पर कि जो वर्षा वाले, जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल है, जैसे कि मानो हम यहाँ पर लेते हैं, मेघालय में ले लेते हैं, ठीक है ना। तो मेघालय में ले लो या फिर कोई और भी रीजन ले लो कि जहाँ पर वर्षा ज़्यादा हो रही है, तो उनकी छतें कैसी होती हैं, उनकी छतें ऐसी होती हैं, मतलब कि स्लैंटेड होती हैं, ठीक है। कैसी होती हैं, स्लैंटेड। यहाँ पर मैंने झोपड़ी ऐसी बनाई है यहाँ पर, ठीक है। तो आप समझ जाइए कि यहाँ पर ये वर्षा वाला एरिया है। तो यहाँ पर देखो ये है, यहाँ पर ये भूस पड़ा हुआ ऊपर की तरफ, या परछत्ती है जो भी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि जब भी बारिश आएगी ना, जब भी बारिश टपकेगी, तो बारिश जो होगी वो टपक टपक के ऐसे नीचे की तरफ आ जाएगी, ठीक है। अब ये जो स्लैंटेड जो छतें हैं, तिरछी छतों का ये फ़ायदा है कि जो बारिश टपकेगी ऊपर से, मानो बारिश हुई, क्यों, क्योंकि वो एरिया कौन सा है, बहुत ज़्यादा बारिश होने वाला। तो अगर यहाँ पर हम ऐसी छतें बना देंगे घर की, है ना, अगर हमने ऐसा घर बना दिया तो क्या होगा, सारा पानी किस में होगा, हमारी छत में भर जाएगा। तो अब ये तो कि बेवकूफ़ी इंसान होगा कि जो हर साल, उसको पता है कि हर साल बारिश आ रही है और फिर भी उसने ऐसी छतें बनाई हैं, ठीक है ना। तो इंसान ने क्या दिमाग लगाया कि मैं अपनी घर की छत ऐसे ना बनाऊँ, मैं ऐसे बना दूँ, ठीक है, ऐसे बना दूँ, तो बारिश आएगी तो क्या होगी, नीचे टपक जाएगी। जैसे कि हमने यहाँ देखा, बारिश आई तो क्या हुआ, बारिश नीचे टपक गई। तो अब देखो इसको भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, अपने खुद से, अपने बुद्धि से सोचा, थोड़ा सा सोचा और हमें समझ में आ गया कि हाँ, कि यहाँ पर जो तिरछी छतें हैं, ढाल वाली जो छतें हैं, वो कहाँ पर होंगी,
वो होंगी जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती होगी, जिससे कि जो बारिश है उनकी छतों पर ना टपके, क्योंकि अगर बारिश का पानी छतों पर भर गया तो पूरी छत ढह जाएगी, ठीक है ना, चाहे छत कितनी भी मजबूत क्यों ना हो। अब देखो, अब दूसरी चीज़ समझ लेते हैं। इसी तरह से अगर हम देखें गर्म जलवायु वाले क्षेत्र, जैसे कि रेगिस्तान वगैरह हो गया, ठीक है ना, यहाँ पर ये राजस्थान हो गया, डेजर्ट हो गया, रेगिस्तान हो गया, वहाँ पर अगर देखें तो वहाँ पर जो घरों की दीवारें होती हैं, जैसे कि मानो ये घर की दीवार है, ठीक है, अब वो इतनी मोटी दीवारें बनाते हैं, इतनी मोटी दीवारें बनाते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत गर्मी है, वहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी है कि सूरज की किरणें जब आती है ना, सूरज की किरणें आती हैं तो घरों में इतनी ज़्यादा गर्मी कर देती हैं कि वहाँ जीना मुश्किल हो जाता है। तो दिमाग लगाया इंसान ने, अपना दिमाग क्या लगाया कि मैं अपने घर की जो दीवारें हैं उन्हें बहुत मोटा कर लूँगा कि सूरज जो है वो मुझे कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो एक तरह से इंसान ने खुद ही क्या कर लिया, अपना एक नेचुरल एसी बना लिया, ठंडक हो गई, उसके घर के अंदर का जो टेम्परेचर था, ठीक है ना, वो क्या हो गया, उसके अनुकूल हो गया। तो एक दिमाग क्या लगाया कि यहाँ पे मोटी मोटी, खूब मोटी मोटी दीवारें बना दी, खूब मोटी मोटी दीवारें, कि सूरज अगर दोपहर को परेशान करने आएगा भी, ठीक है ना, रेगिस्तान के लोगों को, जहाँ हॉट डेजर्ट है, वहाँ अगर सूरज आएगा तो क्या होगा कि उसको गर्मी नहीं लगेगी, क्योंकि उसने मोटी दीवारें बना ली हैं। तो वो दीवारें गर्म ही नहीं होंगी, दीवारें गर्म नहीं होंगी तो घर में गर्मी नहीं लगेगी, ठीक है। अब देखो, अब क्या है, इसी तरह से जो है हम लोग भी अपने ही जीवन में क्या करते हैं, चेंजेस करते रहते हैं कि अरे ये वाली चीज़ है, चलो इसको इस तरह से कर लेते हैं। तो यही डेवलपमेंट का दिमाग इंसान ने भी अपना लगाया, ठीक है। चलो अब इसको आगे समझ लेते हैं। ठीक, तो वहाँ तो हमने समझ लिया कि घर किस तरह के होते हैं। अब गांव में ही जो लोग होते हैं, है ना, ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग होते हैं वो कृषि यानी एग्रीकल्चर में एंगेज होते हैं, मत्स्य पालन करते हैं, वानिकी, दस्तकारी और पशुपालन संबंधी कार्य करते हैं। तो गांव में ज़्यादातर लोग किस में होते हैं, एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी किस में होती है, गाँव में ही होती है ना। गाँव के लोगों के क्या होते हैं, खेत होते हैं, वहाँ फसलें होती हैं, वहीं पर मछली पालन भी होता है, जैसे हमने बताया भी आपको कि कोस्टल एरिया में सबसे ज़्यादा मछली पालन होता है, लेकिन इनलैंड में भी होता है। ऐसी बात नहीं है कि बीच में जो गांव होते हैं उनमें जो बड़े बड़े तालाब बना लेते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से फॉरेस्ट्री में भी गांव के लोग बहुत ज़्यादा एंगेज होते हैं, और क्राफ्ट वर्क, जैसे कि चटाई बना ली, टोपी बना ली, टोकरी बना ली। तो इस तरह के काम कहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ये मिलते हैं देखने के लिए गाँव के एरिया में, है ना। शहरों में नहीं होते ये सब, शहरों में बहुत ही कम, ना के बराबर है ये सब। अब देख लेते हैं टाउन एरियाज़ कौन से होते हैं। टाउन मतलब है, अब टाउन एरियाज़ देख लेते हैं। ये सब जो मैंने बताया ये एक तरह के कुटीर उद्योग हो गए, ठीक है, याद रखना क्या हो गए, कुटीर उद्योग, ठीक है। चलो अब देखो, टाउन मतलब यहाँ शहरों की बात आ गई। तो यहाँ पर जो होते हैं यूजुअली परमानेंट हाउसेस होते हैं, जो कि ईंटों के बने होते हैं, सीमेंट के बने होते हैं, आयरन के बने होते हैं, है कि नहीं। सबके घरों में क्या लगा होता है, लोहा लगा होता है बिल्डिंग्स वगैरह में, ठीक है। सीमेंट होता है, वहाँ ईंटों के घर होते हैं, लेकिन गाँव में ज़्यादातर नहीं होते। अब तो होते हैं लेकिन पहले नहीं हुआ करते थे। जनरल व्यू अगर देखें तो यही बोला जाएगा कि गाँव में नहीं होते और शहरों में ईंट, सीमेंट और आयरन के घर बनाए जाते हैं। अब देखो, अब पीपल आर एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विसेज। शहरों में क्या होता है, मतलब कि नगरीय क्षेत्रों की बात हो रही है, शहरों की बात हो रही है। तो यहाँ पर लोग निर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्रों में होते हैं। अब देखो, मैन्युफैक्चरिंग मतलब बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ कहाँ पर होती हैं, शहरों में होती हैं, है कि नहीं। गांव में होती है लेकिन बहुत ही कम है। तो जनरली हम यही कहेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ जो होगी वो कहाँ होगी, वो सिटीज़ में होगी, शहरों में होगी। इसी तरह से ट्रेड यानी व्यापार, वो भी कहाँ पर होगा, शहरों में होगा। तभी तो गांव के लोग शहरों में आते हैं नौकरी के लिए और फिर इन्हीं फैक्ट्रीज़ वगैरह में काम करते हैं, ठीक है ना। और सर्विस की भी ज़्यादातर जो अवेलेबिलिटी होती है वो कहाँ होती है, वो होती है हमारी शहरों में ही होती है, ठीक है। चलो अब हम करते हैं ट्रांसपोर्ट, पढ़ लेते हैं। ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन। तो एक हमने अभी क्या पढ़ लिया, अभी हमने जो है सेटलमेंट पढ़ लिया है, मानव का सेटलमेंट। अब परिवहन को अगर देखें तो देखो, परिवहन मतलब है ट्रांसपोर्ट। यहाँ पर क्या है, ट्रांसपोर्ट से क्या होता है, पीपल और गुड्स दोनों का ही मूवमेंट होता है, ठीक है ना। लोग और सामान के आवागमन के ये साधन हैं। अब देखो, हमारी कंट्री में ना, हमारी कंट्री में पुराने ज़माने में भी ले लो और शायद अभी भी कहीं ना कहीं होता ही होगा कि डोंकी, म्यूल्स, बुलक, कैमल्स ये कॉमन थे पहले, ठीक है ना। गधे, खच्चर,
बैल और ऊँट का उपयोग किया जाता है। आप में से कई लोगों ने देखा भी होगा, है ना, कि जब भी आपके जैसे पहाड़ों पे घूमने जाते हो तो वहाँ पर क्या होते हैं, वहाँ खच्चर होते हैं, तो लोग उन खच्चरों पर बैठ कर जाते हैं, ठीक है ना। और बैल गाँव में वगैरह होते हैं, जैसे कि बैलगाड़ी वगैरह हो गई। बैलगाड़ी शायद अब होती होगी, कई कई जगह पर अभी भी शायद है, ठीक है। ऐसी ऊँट, अगर आप रेगिस्तान वगैरह में जाओगे, राजस्थान में घूमने जाओगे, तो वहाँ पर ऊँट की सवारी होती है। ये तो सिर्फ एक टूरिज़्म के लिए होगा, लेकिन ऊँटों का प्रयोग जो है वो सामान ढोने के लिए भी होता है, ठीक है, और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए भी होता है। तो इन्हीं सब चीज़ों का जो ये जो है यूज़ है, गधा, खच्चर, बैल और ऊँट का प्रयोग जो है वो एक जगह से दूसरे जगह लोगों को पहुँचाने और सामान को पहुँचाने में किया जाता है। अब अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो दक्षिणी अफ्रीका में एंडीज़ पर्वत है, ठीक है। अब इसको डायग्राम में देख लेते हैं, ये देखो, इसको मैप में देख लेते हैं। अभी हम इसको यहाँ पढ़ लेते हैं। ये देखो, ये यहाँ पर जो है, अब देखो, ये है दक्षिण अमेरिका, है ना, ये है दक्षिण अमेरिका, और ये है एंडीज़ पर्वत, मतलब एंडीज़ माउंटेन की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो आसपास के रहने वाले लोग हैं वो लोग किसका यूज़ करते हैं, वो लोग करते हैं लामास का यूज़, ठीक है। लामास क्या है, ये एक तरह का ऊँट होता है, ठीक है। क्या होता है, एक तरह का ऊँट होता है। तो ये वाला ऊँट जो है वो भी सामान ढोने के लिए यूज़ होता है और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँचाने के लिए यूज़ होता है। अब इसी तरह से अब अगर हम अपने इंडिया को देखें तो इंडिया में ऊपर की तरफ क्या है, तिब्बत का रीजन है, और तिब्बत के रीजन में क्या यूज़ होते हैं, ये होते हैं याक्स, ठीक है। याक्स मतलब बड़े बड़े भैंसे जिनके बहुत लंबे लंबे बाल होते हैं। आपने देखा होगा, कई मूवीज़ में देखा होगा, अपने सीरियल्स में देखा होगा। चलो, तो ये हमने याक की बात करी। याक मतलब एक बड़े बड़े से भैंसे होते हैं जिनके लंबे लंबे बाल होते हैं। अब देखो, अगर मैं आपको एक यहाँ पे एग्जांपल दूँ तो आपने एक मूवी देखी होगी जब वी मेट, उसमें करीना कपूर का एक सॉन्ग आता है, ठीक है ना। यहाँ पे करीना कपूर का एक सॉन्ग आता है, तो वहाँ पर एक गाना आता है जहाँ पर याक्स दिखाए गए हैं, बुद्धिस्ट कल्चर दिखाया गया है, ठीक है ना। तो वो जो याक यहाँ दिखाया गया ना, मतलब वो असली याक नहीं है, वो वैसे डांस करते हुए याक है। तो हम उससे देख सकते हैं कि ऐसे ही होते हैं। अब अगर आपको वैसे इनकी पिक्चर्स वगैरह देखनी है तो आप गूगल पर जाकर भी देख सकते हैं इनकी फ़ोटोज़, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे भी हमने जिए वाले वो पढ़ लिए जानवर, कि लामास जो है वो एक तरह के ऊँट है जो कि इस काम में आते हैं, और हमारे यहाँ पर एशिया है वहाँ पर तिब्बत में याक्स आते हैं, ठीक है। चलो, अब आगे पढ़ लेते हैं। आगे हमारा क्या रह गया अभी, चलो ठीक है। अब देखो, ये हमने क्या पढ़ा, अभी हमने परिवहन पढ़ा, ठीक है ना, कि जिसमें क्या होता है, पशुओं का यूज़ होता है। और पशुओं का यूज़ पहले तो बहुत ज़्यादा मेजर उसमें होता था, तादाद में, बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि पहिए की खोज हो गई। किसकी खोज हो गई, पहिए की खोज हो गई। और पहिए की खोज से क्या हुआ कि यहाँ पर बैलगाड़ियाँ वगैरह बनने लगी, ठीक है। तो जानवर जहाँ पे हमने लगा लिया आगे, और हमारी क्या हो गई, ये हमारे साधन बन गए। अब बैलगाड़ी के बाद क्या हुआ, देखो, बैलगाड़ी के बाद फिर क्या हुआ, फिर थोड़ा रिक्शे वगैरह आ गए, साइकिल आ गई, ठीक है ना। फिर छोटी मोटी जो गाड़ियाँ आ गई, ठीक है। गाड़ियों के बाद मोटर बाइक्स आ गई। फिर देखो, फिर बड़ी बड़ी, पहले तो भाप की इंजन की ट्रेन आई, फिर और डेवलपमेंट हुआ, फिर और डेवलपमेंट हुआ। तो यही सब बताया गया है यहाँ पर कि जो परिवहन का जो साधन है, परिवहन के आधुनिक साधन, उसने समय और ऊर्जा, वो दोनों की क्या करते हैं, बचत करते हैं, ठीक है ना। क्यों, अगर देखो, इंसान अगर पैदल जाएगा तो वो कितनी उसकी एनर्जी वेस्ट होगी, कितना टाइम वेस्ट होगा, क्या किसी पर इतना टाइम होता है, ठीक है। तो हमने क्या समझा कि परिवहन के जो आधुनिक साधन है वो हमारे समय और ऊर्जा दोनों की बचत करते हैं, यानी टाइम सेव करते हैं और एनर्जी को भी सेव करते हैं। अब देखो, इसकी अपनी खुद की ज़िंदगी से समझते हैं। आपको पता होगा जब कोरोना आया था, ठीक है ना, कोरोना के टाइम पे लॉकडाउन लग गया था। लॉकडाउन लगने से क्या हुआ था कि सारी सर्विसेज, ट्रेन, बसेस, सब कुछ बंद हो गया था। लेकिन घबराहट में क्या हुआ था कि लोग अपने अपने घरों में जा रहे थे, अपने गांव में जा रहे थे, ठीक है। तो उस टाइम पर क्या हुआ था, उस टाइम पर जो बहुत सारे लोग थे वो पैदल पैदल ही गए थे, बहुत लंबी लंबी दूरी का उन्होंने डिस्टेंस कवर करा था, ठीक है ना। दिल्ली से कई लोग कहाँ गए थे, बिहार, मध्य प्रदेश, ठीक है ना, राजस्थान, न जाने कहाँ कहाँ गए थे। तो वो लोग पैदल ही गए थे, और उनको जाने में पता है कितना टाइम लगा था, 10 से लेकर 20-25 दिन लग गए थे अप्रॉक्सीमेटली। तो अब देखो, उनका टाइम भी कितना ज़्यादा लगा,
आपने खुद देखा है ये एग्जाम्पल, ये हम सब ने देखा है कि उस टाइम पर क्या हुआ था कि कई सारे लोग जो थे वो शहरों से गाँव की तरफ उनका पलायन हुआ था, उनकी एनर्जी भी वो बहुत ज़्यादा वेस्ट हुई थी। ठीक है, क्यों? और अगर यही लोग अगर ट्रेनों से जाते तो कुछ ही घंटों में पहुंच जाते, कुछ ही घंटे, जैसे हम क्या बोले 10 से 12 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना। 2 दिन बहुत ज़्यादा है वैसे, 10 से 12 घंटे ही लगते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये लोग पैदल गए थे, ठीक, परिवहन का कोई साधन इनके पास नहीं था, ठीक है ना। तो इनको कितना टाइम लगा? बहुत लंबा टाइम लगा, जो कि 10 से 25 दिन तक उनको लग गए थे। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर कोई भी परिवहन ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं था। और एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि आपने कभी भी अपनी दादी नानी से खूब सुना होगा कि पुराने ज़माने में लोग क्या करते थे कि अपने हाथों में मतलब डंडा वगैरह ले करके और उन पर कुछ पोटली वोटली बांध करके, है ना, तो उसमें जो भी खाना वगैरह रखते थे वो रख के फिर डिस्टेंस कवर करते थे, फिर अपने रिश्तेदारों के घर जाते थे, ठीक है ना। ये शायद पता नहीं होता भी होगा, नहीं होता होगा, मुझे ये इतना अंदाज़ा नहीं है, लेकिन ऐसा मैंने मूवी में मैंने बहुत देखा है, पुरानी फिल्मों में मैंने ऐसा बहुत देखा है, ठीक है। तो हमारे ही पूर्वज पुराने ज़माने के लोग क्या करते थे, खुद ही अपना खाना वगैरह बांध के और क्या करते थे, पैदल ही रिश्तेदारी वगैरह में जाया करते थे। ज़्यादा से ज़्यादा किस पे चले गए? घोड़ा गाड़ी पे चले गए, बैलगाड़ी पे चले गए। लेकिन उससे भी पहले क्या होता होगा, उससे भी पहले लोग ऐसे ही जाते थे कि अपना खाना बांधा। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे ऐसी सुविधा नहीं थी कि सड़कों पर क्या हो, रेस्टोरेंट हो, ठीक है ना, ये कुछ भी नहीं था ऐसा। तो अपना खाना खुद लेके जाते थे और लंबे से लंबा डिस्टेंस खुद ही कवर किया करते थे। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पर समय और ऊर्जा का क्या मतलब है। चलो अब आगे चलते हैं। अब आता है हमारा रोडवेज़। अच्छा एक मिनट रुक जाइए, देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ट्रांसपोर्ट के 4 साधन बताए हैं। कितने बताए हैं? 4 साधन है मेन, मोटे मोटे अगर हम देखें तो अभी हम क्या कौन सा पढ़ते हैं? अब हम पढ़ते हैं रोडवेज़ को। देखो रोडवेज़ का मतलब क्या है? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट स्पेशली फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, की सड़कें हो गया, इसका मतलब सड़क मार्ग से है हमारा मतलब कि यहाँ पर कम दूरी यातायात के लिए सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले मार्ग को सड़क मार्ग कहते हैं। अब ये जो रोड्स होते हैं ना, ये 2 तरह के होते हैं, एक होती हैं पक्की सड़कें, एक होती हैं कच्ची सड़कें। पक्की सड़कें मतलब है मेटल्ड रोड, ठीक है, और कच्ची सड़कों का मतलब है अनमेटल्ड रोड। अब देखो यहाँ पर क्या है कि ये कंक्रीट की बनी होती है, सीमेंट की बनी होती है ना, इसके अंदर तारकोल वगैरह जो होता है, जो सड़कें बिछाई जाती हैं शहरों में जो होती हैं, गांव में भी बहुत होती हैं, ठीक है ना। लेकिन मेटल्ड का मतलब है, पक्की सड़कों का मतलब हो गया कि वो मिट्टी की नहीं बनी हुई, और अनमेटल्ड का मतलब है उनके ऊपर कंक्रीट, कंकड़, पत्थर, सीमेंट ये सब नहीं बिछा हुआ, वो मिट्टी की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है? मिट्टी की बनी हुई है कि जब बारिश आएगी तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा कीचड़ हो जाएगी उन वाली सड़कों पर। अब देखो, अब इसमें भी हम आगे समझ लेते हैं कि जो प्लेन्स होते हैं मतलब मैदानी क्षेत्रों में सड़कों का घना जाल बिछा होता है। अब देखो मैदानी क्षेत्र से क्या मतलब है? मैदानी क्षेत्र मतलब है प्लेन एरिया, जहाँ पर पठार नहीं है और माउंटेन्स नहीं है, ठीक है ना। तो वहाँ पर सड़कों का घना जाल क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आसानी से सड़कें बनाई जा सकती हैं, वहाँ पर कुछ ज़्यादा खोदा खादी की ज़रूरत नहीं होती। समतल मैदान है, प्लेन मैदान है, तो गवर्नमेंट को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, ना ज़्यादा खर्चा, ना ज़्यादा टेक्नोलॉजी, वो आराम से सड़क बिछाई जा सकती है। तो इसीलिए प्लेन एरियाज़ में मतलब मैदानी वाले इलाकों में घना जाल बिछा होता है। अब रोड्स जो होते हैं वो डेजर्ट, फॉरेस्ट, यहाँ पे कि हाई माउंटेन्स पर भी होते हैं, यहाँ पर भी होते हैं। अब लेकिन हाई माउंटेन्स वगैरह पर बनाना क्या होता है, उनको बहुत ही बनाना एक थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है, ठीक है। अब देखो इसका एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, मनाली और लेह का। मनाली लेह हाईवे जो है वो हिमालयन माउंटेन्स है, वो वन ऑफ द हाईएस्ट रोडवे है। वन ऑफ द हाईएस्ट रोडवे का मतलब क्या है कि विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है। अब इंडिया को हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर, तो मनाली हाईवे कहाँ पड़ेगा? इधर की तरफ पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या है, हमारे हिमालयाज़ हैं, इधर की तरफ यूँ हिमालयाज़ हैं, है कि नहीं है। तो इसीलिए ये क्या है, एक ऊंचे उसमें आ गए, क्योंकि पर्वतों पर बनी हुई कोई भी चीज़ क्या हो जाएगी, मीन सी लेवल से ऊंचाई पर हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ये जो है विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है। क्यों? क्योंकि हिमालय का रीजन है और वहीं पर ये एरिया पड़ता है, ठीक है। कौन सा एरिया पड़ता है? ये है मनाली टू लेह हाईवेज़। चलो आगे चलते हैं। अब है एक चीज़ और होती है
वो है सबवे। सबवे या अंडरवेज। आपने देखा होगा कि रोड में जैसे ऐसे रोड है, मानो बहुत बड़े बड़े रोड्स होते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर गाड़ियाँ वगैरह चलती हैं, ठीक है ना, क्या चलती हैं, गाड़ियाँ चलती हैं। अब जो पैदल यात्री होगा उसको यहाँ से यहाँ पर क्रॉस करने में बड़ी परेशानी होती है। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, जब धीरे धीरे बहुत भीड़ होने लग गई, ठीक है ना, व्हीकल्स का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो क्या हुआ कि धीरे धीरे यहाँ पर सबवेज बना दिए। मतलब इनके ज़मीन के अंदर से अब लोग जाते हैं और अंदर से ही ऐसे क्रॉस करके आ जाते हैं और गाड़ियाँ ऊपर चलती रहती हैं और यहाँ से क्रॉस करके जो है वो बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये हमने क्या पढ़ लिया, ये हमने सबवे पढ़ लिया। सबवे का मतलब क्या है, जो कि अंडरग्राउंड में बना हुआ है, इसको बोलते हैं सबवे। और हिंदी में बोलते हैं भूमिगत सड़कों को भूमिगत मार्ग कहते हैं। अब इसी तरह का एक होता है फ्लाईओवर। फ्लाईओवर होता है कि यहाँ से इस सड़क के ऊपर से, ऐसे सड़क के ऊपर से ही यहाँ पे क्या होता है, लोहे के बड़े बड़े ब्रिज बना देते हैं, ठीक है ना। तो लोग क्या करते हैं कि सड़क क्रॉस करनी है तो यहाँ पे चढ़ गए, यहाँ चढ़ते 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 और हमने रोड जो है वो क्रॉस कर लिया, ठीक है ना। ये दोनों ही स्ट्रक्चर हम सब ने खूब देखे हैं, ठीक है, फ्लाईओवर भी देखे हैं और सबवेज भी देखे हैं। अब देखो सेकंड पढ़ लेते हैं रेलवेज़ का। रेलवेज़ मतलब कि क्या है, रेल मार्ग है। रेल मार्ग कैरी हैवी गुड्स एंड पीपल ओवर लॉन्ग डिस्टेंस क्विकली एंड चीपली। रेल मार्ग द्वारा तीव्रता से, ठीक है, तीव्रता से मतलब बहुत तेज़ी से और कम खर्च में लोगों का आवागमन और भारी सामान को ढोने का कार्य करते हैं। अब देखो, क्योंकि रेल जो होती हैं वो हमारे पूरी इंडिया में फैली हुई हैं, ठीक है ना, कैपिटल टू कैपिटल, मतलब एक राजधानी को दूसरी राजधानी से जोड़ा हुआ है। इसको यहाँ देख लेते हैं, रुक जाओ, यहाँ देखते हैं इसको। ये देखो, ये है दिल्ली, ठीक है, ये मैं वैसे ही मोटा मोटा ले रही हूँ। ये है मुंबई, दिल्ली, ये चेन्नई ले लिया और ये कोलकाता ले लिया। अब ये हमारी बड़ी बड़ी क्या है, कैपिटल हैं, राजधानियाँ हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर बड़ी बड़ी हमारी क्या बिछी हुई हैं, रेलवे लाइंस बिछी हुई हैं, है कि नहीं। अब ये बहुत लंबे लंबे डिस्टेंस है, तो यहाँ पर बहुत ही कम खर्चे में, ज़्यादा खर्चा नहीं है, गवर्नमेंट ने टिकट जो रखी है वो बहुत ही कम खर्चे की रखी है, जिससे कि हमारी जो आम पॉपुलेशन है, जो आम जो लोग हैं, वो अपने सारे काम कर सके, है ना। अब जैसे हम लोग स्टूडेंट हैं तो क्या करते हैं कि हमने अपने ज़माने में क्या करा कि पेपर देने के लिए गए तो हमारा ज़्यादा खर्चा भी नहीं हुआ। और अगर हम वैसे अगर जाते हैं ना अपनी खुद की कार वगैरह करके, तो 10,000 रुपये सिर्फ एक पेपर देने में लग जाता है हमारा। तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा चीपेस्ट का मतलब है सबसे ज़्यादा सस्ता परिवहन कौन सा हुआ, ये हो गया रेल मार्ग हो गया। अब देखो, अब क्या हुआ कि पहले क्या होते थे, भाप के इंजन होते थे। अब रेलों में भी हम क्या पढ़ लेते हैं, भाप के इंजन की खोज हुई थी पहले, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, फिर उसमें और क्रांति हो गई, धीरे धीरे इसमें भी क्रांति होने लग गई। फिर डीजल के आ गए, ठीक है ना। अब फिर धीरे धीरे इलेक्ट्रिक आ गए, इलेक्ट्रिक इंजन लगने लग गए इनमें, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या हो गया, सुपर फास्ट ट्रेन, ठीक है। सुपर फास्ट ट्रेन तो बहुत जल्दी पहुंचा देती है ना, आप सबने देखा भी होगा ये। तो अब देखो, अब ये हो गया हमारा रेलवेज़ का रिवॉल्यूशन हो गया। ये रेलवेज़ मैदानी इलाकों में ज़्यादा बिछी होती हैं। वो जो मैंने आपको बताया कि मैदानी इलाके हैं, समतल इलाके हैं, तो यहाँ ज़्यादा कुछ जो है जो मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर यही हम पहाड़ों में देखें, ठीक है ना, नॉर्थ ईस्ट में देखें, यहाँ पे ये भी पूरा पहाड़ी इलाका है, हिमालय का एक्सटेंशन यहाँ तक भी है, ठीक है ना। तो यहाँ तक अगर हम करेंगे तो गवर्नमेंट को आज भी मुश्किल होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भूस्खलन वगैरह होता रहता है, ठीक है ना, भूकंप वगैरह आते रहते हैं। तो एक जो है वो प्रॉब्लम ये भी है यहाँ पर। और दूसरी प्रॉब्लम तो ये है ही कि ये मोटे मोटे पत्थर होते हैं, बिल्कुल बहुत हैवी, तो इनको हिलाना बहुत ही मुश्किल होता है। टेक्नोलॉजी इतनी अभी है नहीं, लेकिन जहाँ पर पॉसिबल होता है वहाँ गवर्नमेंट ने बहुत ही ज़्यादा अपनी उन्नत प्रौद्योगिकी और कौशल से बहुत ही कठिन जगहों पर ये रेलवेज़ जो है वो बना दी हैं। मतलब एडवांस टेक्नोलॉजिकल स्किल से ये संभव हो चुका है कि वहाँ पर भी रेलवेज़ पहुँचा दी हैं, ठीक है ना। जैसे कि हम कहाँ जाते हैं, वैष्णो देवी वगैरह जाते हैं, तो वहाँ के लिए भी रेल्स वगैरह हैं, ठीक है ना। ऐसी नॉर्थ ईस्ट में कई जगहों पर रेल पहुँच चुकी है। चलो अब आगे चलते हैं। अब अगला हमारा कौन सा है, ये हमने पढ़ लिया, रेलवेज़ हमने पढ़ लिया। स्टीम इंजन, ये तो कोई सारा वही जो मैंने पढ़ा है, स्टीम इंजन, भाप के इंजन, इलेक्ट्रिक इंजन, ये आते चले गए। सुपर फास्ट रेलगाड़ियाँ आती चली गई, एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई, ठीक है। अब देखो, ये जो इंडियन रेलवे है, इंडियन रेलवे का जो नेटवर्क है वो वेल डेवलप्ड है और एशिया में लार्जेस्ट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, पूरे एशिया में भारतीय रेलवे जो नेटवर्क है वो पूरे एशिया में सबसे बड़ा है और विकसित है,
मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, इसको लगा लो और याद कर लेना, कभी मत भूलना। चलो अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वाटरवेज। वाटरवेज का मतलब है जल मार्ग। अब वाटरवेज जो है वो इससे भी सस्ता है, वो चीपेस्ट है, कैरिंग हैवी और बल्कि गुड्स लेके जाता है, बहुत भारी भारी सामान जो होता है और लंबे लंबे डिस्टेंस तक लेके जाता है। अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जलमार्ग सबसे अच्छा साधन होता है। चलो तो ये क्या है, चीपेस्ट है। अब देखो हम इसको समझते हैं ये चीपेस्ट क्यों है, यहाँ पर हमने इसको चीपेस्ट क्यों बोला हमने इसको चीपेस्ट वाटरवेज को, क्योंकि देखो सबसे पहली बात यहाँ पर गवर्नमेंट को सबसे सस्ता है यानी, ठीक है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को कोई भी रेल मार्ग बिछाने की ज़रूरत नहीं है, कोई पटरी बिछाने की ज़रूरत नहीं है, कोई रोड बिछाने की ज़रूरत नहीं है, जो कि हमने किस में देखा था और अपने रोडवेज़ में देखा था। जैसे सरकार क्या करती है, नेशनल हाईवे बनाती है, बड़े बड़े बनाती है, उसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है। इसी तरह से पटरी बिछाने में बहुत पैसा खर्च होता है, ठीक है। लेकिन वाटरवेज़ में क्या होता है, जल मार्ग में क्या है, ना तो आपको पटरियाँ बिछानी, ना ही आपको मोटे मोटे रोड बनाने, सिर्फ क्या है कि एक नदी है, ठीक है, जो बह रही है नदी, ठीक है, नदी में पानी है और यहाँ पर बस हमने क्या करा कि यहाँ पर हमने अपनी नाव जो है वो छोड़ दी। अब ये नाव जो है इस नदी के ही बहाव से, ठीक है ना, जब जाएगी तो इसमें एनर्जी सेव हो जाएगी, चाहे जब वो वापस आएगी तो थोड़ी एनर्जी लगेगी, लेकिन जिस टाइम पर उसका बहाव, मानो कि यहाँ पर है सिटी ए और यहाँ पर है हमारी सिटी बी, जब ए से बी में जाना होगा तब क्या होगा, तब उसमें बहुत कम पेट्रोल खर्च होगा, ठीक है ना, बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी खर्च होएगी। तो सबसे सस्ता हुआ नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि इसका एक तरफ का जो रास्ता था वो कैसा हो गया, बहुत ही सस्ता साधन हमें पड़ गया। क्यों, क्योंकि नदी की जो पानी का जो बहाव है, नदियाँ जो बहती है आपको पता ही है, पानी बहता है उसमें, तो उसी डायरेक्शन में वो चल गई नदी और बहुत सारे लोग यहाँ पर जो है बैठ गए या फिर बहुत सारा सामान आ गया और वो एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँच गए, ठीक है। चाहे दूसरी जब वापस आएंगे तो थोड़ी एनर्जी वेस्ट होएगी, थोड़ी हमारी इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होएगी, ठीक है ना, लेकिन फिर भी हमने इसको क्या माना, सस्ता माना हमें, क्योंकि यहाँ पे हमने रेलवेज़ के जो ट्रैक्स थे वो हमने नहीं बिछाए, रोड में उसका सस्ता उसका जो खर्च आता वो भी हमारा बच गया। लेकिन अब देखो एक बहुत बड़ी विडंबना ये है यहाँ पर कि हमारी जो नदियाँ हैं वो क्या होती जा रही हैं, वो सूखती जा रही हैं, ठीक है ना। अभी तो हमारे देश में ये वाटरवेज़ पूरी तरह से डेवलप भी नहीं हुए थे, ठीक है ना, बहुत ही कम ऐसी रिवर्स हैं, नदियाँ हैं हमारे यहाँ पर कि जहाँ पर हमने कुछ कुछ जगहों पर ही डेवलपमेंट स्टार्ट ही करा था, उससे पहले कि हमारी नदियाँ क्या हो गई, सूखने लग गई, क्लाइमेट चेंज हो गया, पानी की बहुत कमी हो गई, अब उनमें पानी नहीं होता, इतना नहीं होता कि उनको हम नेविगेशन जो है वो कर सकें। अब देखो इसमें दो टाइप्स होते हैं, वो कौन से हैं, वो है इनलैंड वाटरवेज और सी रूट, ठीक है। तो एक है हमारे इनलैंड वाटरवेज और दूसरा है हमारे सी रूट्स, मतलब समुद्री मार्ग। इनलैंड मतलब है अंतर्देशीय जलमार्ग, जो मैंने अभी आपको बताया कि नेविगेबल रिवर है, कि ज़्यादातर नदियाँ कैसी होती हैं, वो सूखने लग गई हैं, ठीक है ना। गर्मियों में क्या होता है कि नदियाँ सूख जाती हैं, पानी का लेवल बहुत नीचे होता है, आपने देखा ही होगा कि नदी सूख गई, आसपास के लोग क्या बोलते हैं, अरे ये नदी तो सूख गई, इतनी गर्मी पड़ रही है कि सारा पानी भाप बन के उड़ गया, ठीक है ना। तो कई नदियाँ जो आती हैं, ज़्यादातर नदियाँ जो हैं वो अब नेविगेबल नहीं रह गई हैं, क्योंकि पानी की जो मात्रा है उनमें बहुत कम हो जाती है, उनमें जहाज़ या नाव का चलना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ये सब किसकी वजह से है, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से ही है, क्लाइमेट चेंज की वजह से ही है। चलो अब हम लिखने से हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमारे कोर्स में तो हमें पढ़ना है कि दो तरह के वाटरवेज हैं, इनलैंड वाटरवेज और है सी रूट मतलब समुद्री मार्ग। इनलैंड में है कि जो नेविगेबल रिवर है, लेक्स हैं, उनको हम लोग वाटरवेज के लिए यूज़ करते हैं, नाते नदियों और झीलों का उपयोग किया जाता है अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए। उसका एग्जाम्पल क्या है, गंगा ब्रह्मपुत्र। अब देखो गंगा ब्रह्मपुत्र का पानी जो है वो बहुत लबालब बहा रहता है, इसीलिए ये क्या हो गई, ये नेविगेबल हो गई, ठीक है ना, ये क्या हो गई, नेविगेबल हो गई। क्योंकि एक तो हमने बरसातों में पानी आ जाता है जब वर्षा ऋतु आती है, और ऊपर से कहाँ से आता है, ग्लेशियर से आता रहता है, तो ये नदियाँ तो जो होती हैं ये 12 महीने पानी से भरी रहती हैं, तो इसीलिए इन वाली नदियों को क्या बोलेंगे, नेविगेबल रिवर्स बोलेंगे। और अगर हम लोग लेक्स की बात करें तो यहाँ पर जो लेक्स हैं ये है ग्रेट लेक और एक है ये रिवर लिखा है, रिवर नाइल रिवर, ठीक है। ये भी पानी से लबालब भरी रहती है। उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक है और अफ्रीका में नील नदी है, ये हमें याद रखना है। अब देखो, अब यहाँ पर देख लेते हैं
अब सी रूट क्या है, समुद्री मार्ग क्या है, सी रूट और ओशियानिक रूट जो होते हैं ये ट्रांसपोर्टिंग मर्चेंडाइज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक देश से दूसरे देश में ट्रांसपोर्ट होता है यहाँ पे सामान, ठीक है। इसको हिंदी में देखो, समुद्री और महासागरीय मार्गों का उपयोग हम व्यापारिक माल और सामान को एक देश से दूसरे देश में पहुँचाने के लिए करते हैं। अब देखो ये भी आपने कई बार देखा होगा, पहले इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसको 1 मिनट रुकिए, इसको हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पर इसको हम यहाँ देख लेते हैं। देखो अब देखो हमने क्या पढ़ा कि यहाँ पर समुद्री और महासागरीय मार्गों का उपयोग क्या है, व्यापारिक माल। आपको पता होगा कि हमारे यहाँ पर कंट्री टू कंट्री, एक देश से दूसरे देश में व्यापार होता है और वो बड़े बड़े जहाज़ों से होता है, ठीक है ना। बड़े बड़े जहाज़ों में क्या होता है, माल ढो कर जाता है, ठीक है ना। और ये जहाज़ ऐसे यूँ इनके अलग अलग रूट्स होते हैं, कोई किस कंट्री में जा रहा है, कोई किस कंट्री में जा रहा है, ठीक है ना। तो ये वो वाले मार्ग हैं, तो ये इनके एक मार्ग बने हुए हैं, पूरे डिफाइंड मार्ग हैं, ठीक है। तो वहाँ से ये लोग जाते हैं और जिस भी कंट्री में जाते हैं वहाँ उनके पोर्ट्स होते हैं। क्या होते हैं, पोर्ट्स, मतलब कि पत्तन होते हैं। अब इसका एग्जांपल देखो, अगर मैं देखूँ तो जैसे कि सिंगापुर हो गया, ठीक है ना। तो सिंगापुर पोर्ट पर एक देश से दूसरे देश में गया तो सिंगापुर पर उतर गया। ऐसे हमारे देश में कोई आया, माल आया तो वो मुंबई में आ गया, ठीक है ना। न्यूयॉर्क में आ गया, यहाँ पर न्यूयॉर्क आ गया। डरबन, मतलब यहाँ पर ये पोर्ट बने हुए हैं, ये पत्तन बने हुए हैं ये, ठीक है, जिससे कि जो भी एक देश दूसरे देश से व्यापार कर सके, आसानी से व्यापार कर सके, ठीक। ये मैंने आपको समझा दिया है कि सी रूट और समुद्री मार्ग क्या होते हैं, ठीक है। ऐसे ये यहाँ से मानो गया, ये मार्ग होते हैं ये, तो इनको नाम दिया गया है समुद्री मार्ग, ठीक है। ये आपको याद रखना है। चलो अब और देख लेते हैं। अब है कहाँ पर आ गए हम लोग, चलो अब आ गए हमारे एयरवेज। एयरवेज मतलब है वायु मार्ग आ गया। अब देखो ये जो है ये फास्टेस्ट है, इसका जो गुण है, सबसे बड़ा इसका फ़ायदा है कि ये फास्टेस्ट है। चाहे सबसे महंगा है लेकिन फास्टेस्ट है, ठीक है। फास्टेस्ट ट्रांसपोर्टेशन है जो कि हमारी अर्ली 20th सेंचुरी में विकसित हुआ था, मतलब 20वीं सदी के आरंभ में ये विकसित हुआ था। और सबसे तीव्र है, इसका बस एक ही फ़ायदा है कि ये तीव्र है। चाहे इसका खर्चा बहुत ज़्यादा है, हज़ारों लाखों रुपए लग जाते हैं एक देश से दूसरे देश में एरोप्लेन में जाने में, ठीक है। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि ये फास्टेस्ट है, लेकिन टाइम बहुत कम लगता है। कुछ ही घंटों में हम लोग बहुत बड़ी बड़ी दूरियों को जो है वो कवर कर लेते हैं। अब देखो एक्सपेंसिव है, जो मैंने आपको बताया, हाई कॉस्ट है। क्यों है हाई कॉस्ट, क्योंकि उसका फ्यूल बहुत महंगा है। ये ऐसे ही नहीं है कि एवं इसकी टिकट जो है बहुत महंगी रख दी है, इसका ईंधन जो है वो बहुत ज़्यादा महंगा होता है, उसकी लागत जो होती है बहुत महंगी होती है। लेकिन इसका एक नुकसान भी है। अब देखो इसमें एक लिमिटेशन आ जाती है। कौन सी लिमिटेशन आ जाती है कि अगर बैड वेदर हुआ, जैसे कि फॉग हो गया, स्टॉर्म, आंधी तूफान वगैरह आ गए, तो इस चीज़ से एयर ट्रैफिक जो होता है वो अफेक्ट हो जाता है। ख़राब मौसम, जैसे कि ख़राब मौसम है, कोहरा हो गया, तूफ़ान हो गया, ठीक है ना, तो उस टाइम के लिए जो फ़्लाइट्स होती हैं ना ये डिले कर दी जाती हैं। तो ये इसका क्या आ गया, ये इसकी एक लिमिटेशन आ गई। लेकिन इसके फ़ायदे, अब देखो फ़ायदे देख लेते हैं। इसमें क्या है कि हम लोग क्या, इसके फ़ायदा क्या होता है कि रिमोट और डिस्टेंस एरियाज़ में, मतलब कि जो दुर्गम जो जगहें हैं और बहुत दूर दूर के जो स्थान है ना, वहाँ पर हम लोग एयरवेज से पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो दुर्गम शब्द क्यों लिखा है यहाँ पर और दूर स्थान क्यों लिखा है। देखो जैसे कि हमारे देश में है, कई जगहें ऐसी हैं जहाँ पर कि रेलवेज़ नहीं बिछाई जा सकती, रेलवे की जो पटरी है वो नहीं बिछाई जा सकती, और ना ही वहाँ पर नदियाँ हैं कि हम नदियों के सहारे उन वाले स्थानों पर पहुँच जाएं, वहाँ पर हम लोग जहाज़ जो है पानी के जहाज़ से कर लें। और ना ही रोड्स बिछाए जा सकते, ठीक है, रोड भी नहीं हो सकती, रेल भी नहीं बिछाई जा सकती, क्योंकि वहाँ का स्ट्रक्चर ही ऐसा है, पहाड़ है, पठार है, बहुत ज़्यादा घने जंगल है, या फिर ऐसा कुछ भी है, कठिन मार्ग है, ठीक है ना। और नदियाँ, मतलब कि वहाँ पर रिवर भी नहीं है कि हम नदियों के रास्ते से वहाँ पर पहुँच जाएं। ऐसे कई जो एरियाज़ हैं वो हमारे नॉर्थ ईस्ट में है, यानी कि पूर्वोत्तर राज्यों में ऐसे है। और हिमालय के बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर सिर्फ हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन्स वगैरह जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ये चीज़ लिखी हुई है कि दुर्गम और दूर स्थानों तक पहुँचा जा सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, यूज़फुल इन मोस्ट इनएक्सेसिबल एरिया, जो हमने आपको बताया, बहुत सारी कैलेमिटीज़। अब देखो कई बार क्या होता है कि बाढ़ आ जाती है ना, बाढ़ आई, मानो दक्षिण भारत में बाढ़ आ गई, बिहार में बाढ़ आ गई, तो वहाँ पर क्या होता है उस टाइम पर, क्या अगर रेलवेज़ बिछी भी हुई है, रोड्स बने भी हुए हैं,
तो भी क्या वो चल पाएंगी? नहीं चल पाएंगी। तो वहाँ के लोगों को बचाने के लिए, उनको खाद्य सामग्री पहुँचाने के लिए, भोजन, जल, कपड़े, दवाएं, ये सब देने के लिए किसका यूज़ होता है उस टाइम पर? उस टाइम पर होता है एयरवेज का, यानी कि वायु मार्ग का ही वहाँ पर यूज़ होता है। ठीक है, अगर हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन्स वगैरह नहीं होंगे तो हम उन लोगों को अप्रोच नहीं कर पाएंगे और ना ही वहाँ से उनको बाहर निकाल पाएंगे। ठीक है ना। तो ये देखो, ये हमने पढ़ लिया, सबसे बढ़िया फ़ायदा हमने यहाँ पे पढ़ लिया है। चलिए अब है नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। अब देखो, यह है अगम्य स्थानों और संकटकालीन स्थितियों में लोगों को बचाने, भोजन, जल, कपड़े, जो मैंने अभी आपको बताया वही है। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एयरपोर्ट्स, अब एयरपोर्ट देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंट एयरपोर्ट हैं, जैसे कि दिल्ली का एयरपोर्ट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मुंबई का हो गया, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट और कायरो, इनके ये इम्पॉर्टेंट ये एयरवेज बताए हैं। इसको मैप में थोड़ा देख लेते हैं, अभी रुकिए। हाँ, यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। ये देखो क्या बताया हमने कि एक तो है दिल्ली का, ठीक है, एक दिल्ली का हो गया, एक मुंबई का हो गया, एक यहाँ पर आएगा न्यूयॉर्क का आएगा। किसका आएगा? न्यूयॉर्क का आएगा। इधर की तरफ लंदन का पड़ेगा। ये पूरे वर्ल्ड में ही हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पर न्यूयॉर्क है, कहाँ लंदन है। ठीक है ना। और अपने देश में मुंबई, दिल्ली, ये सब। ठीक है। फिर है पेरिस का यहाँ पड़ेगा फ्रांस में। फिर है फ्रैंकफर्ट, कायरो का यहाँ पड़ेगा। ठीक है। तो ये भी हमने यहाँ पर देख लिया। अब हम, ठीक है, तो ये सारी लोकेशंस भी आप अपने दिमाग में रखना और इनको बार बार अगर आप देखते रहोगे तो आपको ये लोकेशंस भी याद हो जाएंगी। अब हम देख लेते हैं हमारे संचार देखो, कम्युनिकेशन। तो ये क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेज। इसमें क्या होता है? मैसेज कन्वे करते हैं। क्या करते हैं? मैसेज कन्वे करते हैं दूसरे लोगों को। तो संचार दूसरों के पास सूचना पहुंचाने की एक प्रक्रिया है। अब इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? हमारे खुद के मोबाइल फ़ोन से। पहले क्या होते थे? तार वाले फ़ोन हुआ करते थे, टेलीफोन। लेकिन अब क्या हो गया? अब सभी के पास क्या है? मोबाइल फ़ोन्स हैं। ठीक है ना। सबसे अच्छा एग्जांपल है ये। कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि वहाँ पर आपका जब मन करा आपने बात कर ली। ठीक है ना। आपका जब मन करा आपने अपने फ्रेंड को अपने बर्थडे पे इनवाइट कर लिया। ठीक है ना। जब मन करा तब आपने कुछ भी क्वेश्चन पूछ लिया अगर आपका एग्ज़ाम है तो। ठीक है ना। चलो, अब यह है टेक्नोलॉजी, न्यू एंड फास्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन। तकनीकी विकास ने मानव के संचार के नए और तीव्र साधनों को विकसित कर लिया है। अब धीरे धीरे हमारी इस टेक्नोलॉजी में भी क्या हो रहा है? बदलाव आ रहे हैं। पहले सबसे पहले तार वाले फ़ोन हुआ करते थे। इसी एग्जाम्पल को लेकर चलते हैं। ठीक है। तार वाले फ़ोन थे, फिर क्या आ गए? बटन वाले फ़ोन आ गए, फिर आ गए टच स्क्रीन फ़ोन आ गए, फिर धीरे धीरे उसमें व्हाट्सएप आ गया, टेलीग्राम आ गया, है ना। फिर धीरे धीरे क्या आ गया उसी के अंदर कि जो होती हैं हमारी जो कॉल्स होती हैं जिनमें हमारी फ़ोटोज़ वगैरह, पूरी वीडियो वगैरह दिख जाती हैं। अब वीडियो कॉल वगैरह होने लग गई, आपको पता होगा, है ना। चलो, चाहे हमारे जो हैं वो रिश्तेदार, फ्रेंड्स कितनी भी दूर क्यों ना गए हो, पर हम तुरंत क्या करते हैं? उनको वीडियो कॉल कर लेते हैं, उनका हालचाल जानने के लिए, बात करने के लिए। तो ये क्या है? एडवांसमेंट है। ठीक है ना। तो एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन। फिर क्या हुआ? इसी चीज़ को हमने क्या बोला? इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन हुआ और मास मीडिया, जनसंपर्क के माध्यम में ये सूचना क्रांति आई। संचार के क्षेत्र में विकास के विश्व में ये सब पॉसिबल हो पाया। अब देखो इसी में एक चीज़ आती है, वो है हमारे सैटेलाइट, रोल ऑफ सैटेलाइट एंड इंटरनेट इन द कम्युनिकेशन। इंटरनेट की मदद से ही तो हम मोबाइल पे तो सारा काम कर पाते हैं, है ना। अब जो वीडियो हमने आपको जो पढ़ाई की जो वीडियोस वगैरह हम लोग देख रहे हैं, जो आप मेरी वीडियोस देख रहे हो, वो भी किसके माध्यम से देख रहे हो? कम्युनिकेशन में रिवॉल्यूशन हुआ है, उसी चीज़ से देख रहे हो। ठीक है ना। सैटेलाइट हैव हेल्प्ड इन ऑयल एक्सप्लोरेशन। और अब और तो और क्या है कि जो हमारे जो गवर्नमेंट्स हैं, जो कंट्रीज़ में जो साइंटिस्ट वगैरह हैं, उन्होंने इतना कर दिया है कि जो सैटेलाइट के लोग छोड़ते हैं ना, उपग्रह वगैरह, ठीक है ना, उपग्रह की बात हो रही है, सैटेलाइट की बात हो रही है। ठीक है। तो ये सैटेलाइट की बात हो रही है यहाँ पर। ये इनके कहाँ तक पहुँच हो गई है? ऑयल एक्सप्लोरेशन, मतलब कि कहाँ पर हमें कच्चा तेल मिल सकता है, हमारे जंगल कहाँ पर हैं। अंडरग्राउंड वाटर का मतलब है कि जो भूमिगत जो जल है वो किन किन इलाकों में है। मिनरल वेल्थ वो कहाँ ज़्यादा मिलेगी। वेदर फॉरकास्ट हो जाता है कि कब वर्षा आएगी, कब तूफ़ान आएगा, कब साइक्लोन आएगा, है ना। और उसी के अकॉर्डिंग जो डिज़ास्टर की वार्निंग होती है वो हम पहले से दे सकते हैं, मतलब कि आपदा की पूर्व चेतावनी सैटेलाइट वगैरह से क्या हो गई है?
पॉसिबल हो गई है। अब अच्छे अनुमान लगाए जा सकते हैं और लगाते हैं, हमारे साइंटिस्टों की मदद से हुआ है ये सब। ठीक है, तो ये भी एक क्या है, कम्युनिकेशन का ही एक बहुत बेहतर एग्जाम्पल है। अब है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और ईमेल थ्रू इंटरनेट। ये भी इंटरनेट की वजह से हुआ है कि हम ईमेल तुरंत करते हैं, किसी ऑफिस में करो, फ्रेंड को करो, है ना, नोट्स पहुंचा दो, कुछ भी करो। वायरलेस टेलीफोनिक कम्युनिकेशन, जो मैंने आपको पहले बताया अभी कि इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल भेज सकते हैं, ये तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब है वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन और इंटरेक्शन। इंटरनेट के माध्यम से विश्व भर में केवल सूचना एवं परस्पर समीपता ही नहीं मिलती, बल्कि हमारा जीवन अधिक सुखमय भी बन गया है। ठीक है ना, सुखमय कैसे बन गया है कि हमारा जब मन करा तब हमने बात कर ली, हमारा जब मन करा तब हमने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए। फॉर्म भी हम लोग अब क्या करते हैं, अपने ही घर में बैठकर कंप्यूटर से फॉर्म भर देते हैं, है ना। कोई मूवी आई तो वो तुरंत देख ली, फेसबुक देख लिया, पढ़ाई कर ली, वीडियोस डाउनलोड कर ली। ठीक है ना, तो ये सब किसकी वजह से हुआ है, इंटरनेट की वजह से हुआ है। और ये किस में आता है, ये आता है हमारे कम्युनिकेशन वाले चैप्टर में। तो अभी हमने क्या पढ़ा, ये पूरा चैप्टर जो था वो हमारा क्या था कि मानव का जो पर्यावरण है ना, आसपास का जो पर्यावरण है, उसकी जो बस्तियां हैं, परिवहन और संचार, ये सब ने मिलाकर क्या बनाया, मानव का पर्यावरण मिलाया, एनवायरनमेंट बनाया। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ आपका चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप हमारे जो आपको अच्छा लगा है चैप्टर, हमारे इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उन्हें भी बताइए कि हमारे यहाँ पर बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है। और कमेंट ज़रूर करिए, कोई डाउट है तो हमसे ज़रूर पूछिए, हम आपको ज़रूर इसका आंसर देंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।